क्लोरोफिल ए था वो, और यहाँ पे लिख लेना क्लोरोफिल बी। बच्चों फाइटोल टेल में कितने कार्बन एटम्स होते हैं? सर 20 सर। 20। और फाइटोल टेल हाइड्रोफोबिक होता है या हाइड्रोफिलिक होता है? हाइड्रोफोबिक सर। हाइड्रोफोबिक होता है, बिकॉज आप लोगों को बताया था मैंने, जब भी हाइड्रोकार्बन चयन होगा, हाइड्रोकार्बन चयन हमेशा क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होगा। और इसीलिए जो हेड जो है, क्या हेड एसिडिक था या हेड जो है बेसिक इन नेचर है? हेड एसिडिक था सर। हाँ, हेड कौन कौन सा मिनरल चाहिए हेड के सिंथेसिस के लिए? सर मैग्नीशियम, आयरन एंड सर नाइट्रोजन। जरा हेड क्या, इस क्लोरोफिल के स्ट्रक्चर में कौन सा मिनरल कंपोनेंट होता है उसका? सर मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन सर। मैग्नीशियम। और मैग्नीशियम ने कितने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं टेट्रापाइरो रिंग के साथ? सर 2 कोवलेंट बॉन्ड। 2 कोवेलेंट बॉन्ड। और कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड? 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो चलो लिखो आप क्लोरोफिल बी का, इट इज सिमिलर। सर एलएचएस समझ में नहीं आया सर, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। हाँ, ये हमें आगे पढ़ना है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? जो ये पिगमेंट मॉलिक्यूल है ना, इनका एग्रीगेशन होता है। तो उसका एक्सपेंशन में आगे बता दूंगा, वो अभी मैंने शॉर्टली बताया था आप लोगों को। तो वो एग्रीगेशन होता है पिगमेंट मॉलिक्यूल का, जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ। और उसमें से कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल जो है लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और कुछ पिगमेंट मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ता है और वो एक्साइट होता है, अपना इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है। और जो वो मेन जो रिएक्शन सेंटर होता है, जिसका इलेक्ट्रॉन लाइट पड़ के एक्साइट होता है, वो होता है क्लोरोफिल ए। तो इसीलिए मैंने आपको शॉर्टली बताया, क्योंकि मैंने आगे आप लोगों को फोटो फॉस्फोराइलेशन पढ़ाना है, उसमें मैं एलएचसी, एंटीना, रिएक्शन सेंटर वगैरह सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो लिखो, इट इज सिमिलर टू chlorophyll A. It is similar to chlorophyll A, but yeah, except it has CHO, और मतलब CHO को क्या कहेंगे हम? एल्डिहाइड है ना। बट इट हैज CHO या एल्डिहाइड ग्रुप in place of CH3, और CH3 मतलब मिथाइल। at third position of second pyrrole ring. At third position of second pyrrole ring, या आप लोग लिख सकता है इन पोरफायरिन, और या लिख सकते हैं इन टेट्रापाइरोल। बिकॉज टेट्रापाइरोल में कितना पाइरोल रिंग था? 4 था। तो अब हमें देखना है कि जो ये क्लोरोफिल ए जो है, ये इसका मेन डिफरेंस है जो ज्यादातर आप लोगों को पूछा जाएगा। जरा क्लोरोफिल ए का कौन सा कलर था? सर ब्राइट ग्रीन और सर ब्लूइश ग्रीन, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना, ये वाला जो है येलो ग्रीन इन कलर होता है। तो लिखो, इट इज येलो ग्रीन इन कलर। और इसका फॉर्मूला जो है, इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला is C55H70O6N4, और यहाँ पे लिख लेना मैग्नीशियम। जरा क्या था क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? C55H72O5N4Mg। वेरी गुड। तो यहाँ पे इस तरह का इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा। और जो आप लोगों को कॉमनली पूछा जाएगा वो ये वाला पॉइंट है, और इसको पहला प्रेफरेंस दे देना कि क्या डिफरेंस होता है बिटवीन द क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के बीच में। तो अब आप लोग तीसरा वाला लिख लेना, क्लोरोफिल सी।
क्लोरोफिल सी। हाँ, और क्लोरोफिल सी में याद रख लेना, क्लोरोफिल सी में टेट्रापाइरोल होता है लेकिन फाइटोल टेल नहीं होता है। तो इसमें लिख लेना इट लैक्स फाइटोल टेल। और नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना क्लोरोफिल डी एंड क्लोरोफिल E are other types of chlorophyll. और बच्चों नेक्स्ट वन जो है यहाँ पे आप नोट करके लिख लेना, क्योंकि आपको बैक्टीरिया वगैरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे लिख लेना आप बैक्टीरियो क्लोरोफिल, और यह लिख लेना बैक्टीरियो पुरपुरिन। बैक्टीरियो क्लोरोफिल या बैक्टीरियो पुरपुरिन is a purple color pigment. It's a purple color pigment that is present in purple bacteria. Bacteriochlorophyll is a purple color pigment that is present in purple bacteria, or its molecular formula is C55 H74 O6 N4, और इसमें मैग्नीशियम होता है। Is this clear? जी सर। जरा बच्चों इस पर्पल बैक्टीरिया में अब जो फोटोसिंथेसिस होगा ये कौन सा पिगमेंट की वजह से होगा? सर बैक्टीरियो क्लोरोफिल के। और कैसा कलर का ये पिगमेंट होता है? ये पर्पल कलर का पिगमेंट होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट इसी में नोट में ही लिख लेना आप कि बैक्टीरियोविरिडिन और यह इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं क्लोरोबियम क्लोरोफिल is a green color pigment. Is a green color pigment present in green bacteria. अब बताओ कौन से वाले क्लोरोफिल में फाइटोल टेल नहीं होता है? सर क्लोरोफिल सी। देखो क्लोरोफिल कौन सा वाला क्लोरोफिल में? क्लोरोफिल सी सर। क्लोरोफिल सी में फाइटोल टेल नहीं होता है। और ये बैक्टीरियोविरिडिन जो है ये ग्रीन कलर का होता है और प्रेजेंट होता है ग्रीन बैक्टीरिया में। तो ये था रिगार्डिंग क्लोरोफिल के बारे में। और अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है लिख लेना कैरोटीनॉइड्स। मतलब कैरोटीनॉइड्स ये सारा क्लोरोफिल का कहानी था। ठीक है, अब आप लोगों को नेक्स्ट पिगमेंट लिख लेना है, सेकंड पिगमेंट। अगर आप लोगों ने पिगमेंट का ABC डाला है तो अब B करके लिख लेना, और B में लिख लेना आप लोग कैरोटीनॉइड्स। देखो बच्चों ये कैरोटीनॉइड्स जो हैं या तो येलो कलर के पिगमेंट होते हैं या तो ये येलो ऑरेंज पिगमेंट्स होते हैं। और जो प्रेजेंट होता है क्रोमोप्लास्ट के अंदर। तो इसमें आप लोग लिख लेना दे आर
they are yellow or yellow orange pigments that occurs alone in chromoplast. जरा बच्चों कहाँ पे होता है ये? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट मतलब क्या होगा? ये भी प्लास्टिड ही है, और ये प्लास्टिड जो है रेस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट? पिगमेंट सिंथेसिस होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप क्रोमोप्लास्ट में plastids that helps in pigment synthesis. They are yellow or yellow-orange pigments that occurs alone in chromoplast. और जब ये chromoplast होगा, और कहाँ में होगा? chloroplast के अंदर, along with the chlorophylls. So they are yellow or yellow-orange pigments that occurs alone in chromoplast, inside the chloroplast. Inside the chloroplast, along with the chlorophylls. तो क्लोरोप्लास्ट में आप लोगों ने सीखा क्लोरोफिल्स होता है, और वहां में इनके साथ साथ ये कैरोटेनॉइड्स भी होंगे जिनका कलर ऑरेंज होता है या येलो ऑरेंज कलर होगा। और याद रख लेना, ये भी यू बैक्टीरिया के बगैर हर जगह में प्रेजेंट होता है, और ये होता है वाटर इनसॉल्युबल। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, दे आर टर्पेनॉइड्स। तो बच्चों टर्पेनॉइड्स को आप लोग लिख सकते हैं ऑल्सो, दे आर टर्पीन्स। दे आर टर्पेनॉइड्स या ये टर्पीन्स होते हैं, और एंड आर दस वाटर इनसॉल्युबल। एंड आर दस वाटर इनसॉल्युबल। और वाटर इनसॉल्युबल होगा तो क्या होगा बच्चों? हाइड्रोफोबिक होगा या हाइड्रोफिलिक होगा? हाइड्रोफोबिक होगा। तो अब आप कहेंगे सर ये टर्पेनॉइड्स क्या होते हैं, टर्पीन्स क्या होता है? तो टर्पीन्स जो हैं वो खुद बने होते हैं एक यूनिट का, उसको कहते हैं आइसोप्रेनाइड। तो मैं आपको शॉर्टली लिखा के रख लूंगा यहाँ पे, टर्पीन्स आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। terpenes are secondary metabolites that are made up of isoprene unit। ये आपको जूलॉजी टीचर भी बता देंगे जब वो बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे। terpenes are secondary metabolites that are made up of isoprene unit। तो बच्चों अब आप कहेंगे सर ये आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है? तो आइसोप्रीन यूनिट याद रख लेना, इट इज 5 कार्बन कंपाउंड। अगर मैं आपको ये 5 कार्बन कंपाउंड दिखाऊं, ये ऐसे होगा, और फिर इसके साथ एक और कार्बन होता है डबल बॉन्ड, और फिर एक और कार्बन होगा सिंगल बॉन्ड, और फिर एक और कार्बन होगा, वो होगा डबल बॉन्ड। तो अब यहाँ से एक और कार्बन होगा और वो होता है सिंगल बॉन्ड CH3। अब देखो अगर यहाँ से सिंगल बॉन्ड है, यहाँ से डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? एक। और अगर इसमें 2 डबल बॉन्ड है, अब बता दो बच्चों इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे?
दो। और अगर यहाँ में डबल बॉन्ड है तो इस कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे? 2 होंगे। और ये याद रख लेना जरा, इसका मुझे बता दो, ये क्या, इस कंपाउंड का नाम क्या है? आइसोप्रीन है ना। तो इसी आइसोप्रीन जब बहुत ज्यादा मिलेंगे तो बनाता है टर्पिनॉइड्स, बनाता है टर्पीन्स। तो वो टर्पीन अगर एक आइसोप्रीन होगा, हो सकता है डाइट, अगर 2 होगा डाइटर्पीन, अगर 1 होगा मोनोटर्पीन, अगर 3 होगा ट्राइटर्पीन, अगर 4 होगा टेट्राटर्पीन। तो डिपेंड्स अपॉन द टर्पीन आइसोप्रीन यूनिट की कितना होगा। अगर आइसोप्रीन 1 होगा तो मोनोटर्पीन, आइसोप्रीन 2 होगा डाइटर्पीन, 3 होगा ट्राइटर्पीन। अब जो भी कंपाउंड आइसोप्रीन का बना होगा उनको क्या कहते हैं हम लोग? टर्पिनॉइड्स, या उनको कहते हैं टर्पीन्स। सर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होता है सर? सेकेंडरी मेटाबोलाइट क्या होगा? जो एक ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होता है बट उसका मेटाबॉलिज्म में डायरेक्ट रोल नहीं होता है। तो समझ गया ना? जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में प्लांट के अंदर बिल्कुल डायरेक्टली रोल है मेटाबॉलिज्म में। ग्लूकोज आएगा, रेस्पिरेशन में अंडरगो होगा, लेकिन फोटोसिंथेटिक एक डायरेक्ट मेटाबॉलिक रिएक्शन है। लेकिन फोटोसिंथेसिस में इन आइसोप्रीन यूनिट का डायरेक्ट रोल नहीं है, इनडायरेक्ट रोल है। तो क्या कहते हैं उन मॉलिक्यूल्स को, उन कंपाउंड को जो सेकेंडरी रोल प्ले करते हैं इन द मेटाबॉलिज्म? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। दे आर कॉल्ड एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये आपको जूलॉजी टीचर बायोमोलिक्यूल में सिखाएंगे, प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट का डायरेक्ट रोल होता है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट का डायरेक्ट रोल नहीं होता है। इज दिस क्लियर? यस सर। जी सर। तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे, 10 carotenoids. 10 carotenoids are hydrocarbons with conjugated double bonds. With conjugated double bonds. तो that means कुछ इस तरह से होंगे ये, CH और फिर होगा CH, फिर होगा सिंगल बॉन्ड, फिर होगा CH, फिर होगा व्हाट? डबल बॉन्ड, और फिर होगा CH, फिर और होता जाएगा कंटिन्यूअसली जो है वहां पे होता जाएगा ये सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बिकॉज ये किसका बना है बच्चों? ये किसका बना है? आइसोप्रीन का। अगर आइसोप्रीन आएगा तो कौन से बॉन्ड्स आएंगे इनमें? उनमें आएगा कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स। तो आप ये मान लेना कि सपोज हम लोग इसके बाहर में लिखेंगे N, तो क्या कहेंगे हम इसमें? इन कंपाउंड्स को क्या कहेंगे हम? कैरोटेनॉइड्स कहेंगे। तो मतलब इनमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, कैरोटेनॉइड्स आर most stable pigments. Carotenoids are most stable pigments, and light is not necessary for the synthesis, या for their synthesis, या for the synthesis of carotenoids. जो क्लोरोफिल के लिए लाइट चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए तो, लेकिन इनके लिए लाइट नहीं चाहिए। सर इज नेसेसरी लिख दिया आपने। हाँ इज नेसेसरी लिख दिया आपने सर। हाँ, यहाँ लिख लो इज नॉट नेसेसरी। जी सर। इज नॉट नेसेसरी। तो क्या ये वाटर सॉल्युबल है या वाटर इनसॉल्युबल है? सर वाटर इनसॉल्युबल। वाटर इनसॉल्युबल है, क्योंकि ये किसके बने होते हैं? टर्पीन्स का। और टर्पीन्स खुद एक लिपिड है, टाइप ऑफ लिपिड है, और इसीलिए हम लोग कहेंगे कि ये जाके वाटर इनसॉल्युबल ही होंगे। तो इसमें लिख लेना आप यहाँ पे, carotenoids are
universally present in all organisms. यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म और एक्सेप्ट जो है लिख लेना यू बैक्टीरिया। जरा क्लोरोफिल ए भी किसमें एब्सेंट था? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया। और ये भी कहाँ में एब्सेंट होता है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया में एब्सेंट। तो बच्चों अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो टाइप्स ऑफ कैरोटीनॉइड्स में लिख लेना the two types of carotenoids are कैरोटीन्स और याद रख लेना और होता है ज़ेंथोफिल। The two types of carotenoids are carotenes and xanthophylls. तो अब आप लोग दो कॉलम बना देना और एक साइड लिख लेना कैरोटीन्स और दूसरे साइड लिख लेना xanthophylls। आप लोगों को ज्यादा तो नहीं लग रहा है? आप लोग कोप अप कर पा रहे हैं ना? जी सर। हाँ, क्योंकि देखो बच्चों ये आपको इतना डिटेल आपको करना ही करना है, चाहे जो भी हो जाए, चाहे वो आप आज ही करें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज। थर्ड पेज पे से दिखाइए ना एक बार। आप लोगों को इतना करना ही करना है, चाहे वो अभी करें चाहे वो बाद में करें। अगर आप अभी हाफ करेंगे, आगे जब नीट की तैयारी करेंगे वहां पे पूरा पढ़ना है। तो अगर आप आज ही करेंगे तो नीट आप लोग टाइम पे क्वालिफाई करेंगे। तो बस मेहनत कर लो, यू आर वेरी यंग एंड योर ब्रेन इज वेरी फ्रेश, तो आप लोग सब कर सकते हैं। तो ये अपने आप पे विश्वास रख लो। और बाकी मैं जो मेरा स्टाइल जो है, मैं स्टूडेंट को लगभग मैक्सिमम बताता हूँ ताकि वो क्वेश्चन सॉल्व करना वो एंजॉय करे। अब हो सकता है कोई टीचर अपने कंटेंट में कम बता देगा लेकिन क्वेश्चन के फॉर्म में ज्यादा बताता है। तो नटशेल में वो भी जो है जाके उनका भी पता है कि ये इतना रिक्वायरमेंट है तो मुझे कम नहीं बताना है। जैसे आप लोग देखोगे कोई बुक, सपोज बुक ए लिखूंगा मैं, और बुक ए अब पता है कि बच्चा जो है वो कम चाहता है। मार्केट में ये आ गया है न्यूज कि एनसीईआरटी चाहिए खाली, और एनसीईआरटी तो बहुत प्रिसाइज होता है, एनसीईआरटी तो बहुत ही कम होता है, कम पेजेस होता है। तो अगर मैं मोटा बुक बनाऊंगा तो मेरा मोटा बुक मार्केट में चलेगा नहीं। तो मुझे एनसीईआरटी के पैरेलल में एक पतला सा बुक बनाना है। तो वो क्या करता है, वो एनसीईआरटी के हिसाब से ही अपना थ्योरी का कंटेंट डालता है बुक में। लेकिन उसको पता है कि अगर मैं इतना ही कंटेंट रख लूंगा ये बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो वो ना पैरेलल में एक दूसरा बुक निकालता है और कहता है ऑब्जेक्टिव बुक, और उसमें वो पूरा डिटेल बता देता है और जो थ्योरी में ऐड नहीं किया था। तो जब आप ये भी करोगे ये भी करोगे तब आप लोग मतलब नॉलेज पूरा एक्वायर करेंगे। इसीलिए बेटर है विदाउट एनी हरी, विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी कंफ्यूजन, जितना मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इट इज मोर देन सफिशिएंट, और क्वेश्चंस इसके बाद सॉल्व करते रहो। तो अब हम लोग देखेंगे ये कैरोटीन के बीच में और ज़ेंथोफिल के बीच में क्या डिफरेंस है। तो बच्चों जरा कैसा कलर बताया था मैंने कैरोटीनॉइड्स का होता है? येलो और येलो ऑरेंज। येलो, और ये वाले जो है ना ये येलो ऑरेंज होते हैं। अब बता दो ये वाले क्या होंगे? येलो। यार येलो। ठीक। और यहाँ पे याद रख लेना
ये प्योरली हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। दे आर प्योरली हाइड्रोकार्बन्स। और इनमें हाइड्रोकार्बन भी होता है और लेकिन इनका ऑक्सीजन भी रहता है इनके इनके साथ। तो यहाँ पे लिख लेना दे also contain oxygen besides hydrocarbons। अब अगर मैं इनका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दूं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद रख लेना बच्चों, क्या होगा इसमें C40H56, ठीक है। और इसमें याद रख लेना यहाँ पे होगा C40H56 और क्या होगा O। और या तो हम लोग लिख सकते हैं इसका C40 और H56 और या इसमें O2 होगा। अब बता दो इनके अब रिंग में क्या खाली हाइड्रोजन और कार्बन है या इनमें ऑक्सीजन भी है? ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन भी। और यहाँ में खाली क्या रहता है? कार्बन एंड नाइट्रोजन। हाँ, कार्बन और नाइट्रोजन, ये कार्बन और हाइड्रोजन रहता है। तो यहाँ में कार्बन भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी रहता है। तो अब बच्चों तो ये वाले हैं कैरोटीन जो है ये 3 तरह के होते हैं और एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा और एक होता है गामा। तो यहाँ पे लिख लेना अल्फा, बीटा एंड गामा कैरोटीन are 3 types of कैरोटीन। और यहाँ में लिख सकते हैं ल्यूटिन, तो बच्चों ल्यूटिन होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। और देन लिख सकते हैं आप डाई एटोजेंथिन, और ये लिख लेना इन डिनोफ्लैजेलेट्स। और डिनोफ्लैजेलेट्स प्रोटिस्टा होता है। और लिख सकते हैं आप फिकोजेंथिन, और फिकोजेंथिन लिख लेना ब्रैकेट में इन ब्राउन एल्गी और ज़ेंथोफिल्स। क्लियर? जी सर। तो ये है कुछ डिफरेंस बिटवीन द व्हाट कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। अब कैरोटीन्स खाली हाइड्रोकार्बन है, उनमें ऑक्सीजन भी होता है, येलो ऑरेंज, और वो होता है येलो कलर। और यहाँ में अल्फा बीटा गामा कैरोटीन है 3 तरह, और वहां में ल्यूटीन है प्लांट के अंदर, डाई एटोजेंथिन है डिनोफ्लैजेलेट के अंदर, और फ्यूकोजेंथिन जो है वो ब्राउन एल्गी के अंदर होता है। तो अब आप लोग जो है लिख लेना वहां में फंक्शंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स या इंपॉर्टेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। फंक्शन ऑफ कैरोटीनॉइड्स या इंपॉर्टेंस ऑफ कैरोटीनॉइड्स। तो इसमें आप पहला लिख लेना बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन इज कॉमन इन plants, common in plants, and it provides color to carrot, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कैरेट में कौन सा तरह का कैरोटीन होता है तो क्या कहेंगे? बीटा। बीटा कैरोटीन। होगा। तो सेकंड हम कैरेट से ही दूसरा पॉइंट इसको लिख करेंगे, तो लिखो बीटा कैरोटीन
बीटा कैरोटीन acts as precursor for the synthesis of vitamin A. Beta carotene acts as a precursor for the synthesis of vitamin A. Sir, what is precursor? हाँ, प्रिकर्सर मतलब जो इनिशियल कोई चीज होगा और जो दूसरे में कन्वर्ट होगा, ठीक है। जैसे मैं आटा ले लूं, आटा से हम रोटी बना सकते हैं, आटा से हम बना सकते हैं सपोज पूरी बना सकते हैं, आटा से हम परांठा बना सकते हैं। अब बता दो ये आटा जो है किसका प्रिकर्सर होगा? रोटी का। प्लास्टिक से हम बोतल बना सकते हैं, और प्लास्टिक से हम ये पेन बनाएंगे, प्लास्टिक से हम कप बनाएंगे। तो अब प्लास्टिक बता दो बच्चों किसका प्रिकर्सर है? कप। इन आइटम। तो इसी तरीके से जो इनिशियल मॉलिक्यूल होता है और जो किसी दूसरे में कन्वर्ट होगा उसको क्या कहते हैं? प्रिकर्सर कहते हैं। Precursor. अगर मैं आप लोगों से कहूं कौन सा अमाइनो एसिड प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, तो क्या कहेंगे? अगर मैं आप लोगों से कहूं कौन सा अमीनो एसिड है प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, तो व्हाट यू विल से? सर ग्लूटामिन। ग्लूटामिक एसिड या ग्लाइसिन? यस सर। बिकॉज ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो सकता है? ये क्लोरोफिल में यूज होता है। ग्लूटामिक एसिड भी कहाँ यूज होता है? क्लोरोफिल। तो दे आर आल्सो प्रिकर्सर्स। व्हाट दे आर? तो हम लोग कह सकते हैं ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम आर प्रिकर्सर्स फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल। अब समझ गए? जी सर। अब देखो बच्चों, Yes, जो sir. ये बीटा कैरोटीन जो है इसको हम लोग कहते हैं प्रोविटामिन ए। क्या कहते हैं? प्रोविटामिन ए। मैं यहाँ पे लूंगा C40 और C40 और मैं लूंगा H56। जरा अगर ये C40 H56 है, क्या ये ज़ेंथोफिल होगा या कैरोटीन होगा? Keratin. कैरोटीन होगा, है ना। तो इस कैरोटीन को जो है बीटा कैरोटीन के साथ अब जाके यहाँ वाटर का रिक्वायरमेंट है, और जब वाटर का रिक्वायरमेंट होगा ना तो ये जाके कन्वर्ट हो जाएगा इनटू द C19, ठीक है, और प्लस H27 और प्लस CH2OH। और बच्चों ये वाले मॉलिक्यूल जो है वो दो बनेंगे, और जब ये दो बन जाएंगे तो इसको हम लोग कहते हैं विटामिन ए। और इस विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल भी कह सकते हैं। और यहाँ में कभी कभार CHO ग्रुप भी होगा। अगर CHO ग्रुप होगा ना उसको रेटिनल कहते हैं, लेकिन यहाँ में क्या है CH2OH, और CH2OH होगा तो लास्ट में क्या लगेगा? ऑल लगेगा। अगर यहाँ में CHO होगा तो क्या कहेगा? रेटिनल होगा। तो इसीलिए विटामिन ए का दो नाम होता है, एक रेटिनॉल, एक क्या होता है? रेटिनल। एक रेटिनल। अगर यहाँ में CH2OH होगा तो क्या होगा? रेटिनॉल। रेटिनॉल। और अगर CHO होगा तो क्या होगा? Retinal. रेटिनल होगा। तो बच्चों इस वाले जो ये बीटा कैरोटीन है इसको हम लोग कहते हैं प्रोविटामिन ए। प्रोविटामिन ए। इज दिस क्लियर? जी सर। Yes, sir. तो हम लोगों का जब हम लोग खाते हैं ना कि कहते हैं ना गाजर खाना चाहिए, और गाजर खाने से आंखों का जो है रोशनी बड़ा अच्छा रहता है। तो बच्चों हमारे बॉडी में ये चाहिए विटामिन ए, और विटामिन ए से अंदर में एक पिगमेंट बनता है, और वो पिगमेंट का नाम है रोडोप्सिन। क्या नाम है? और वो रोडोप्सिन आई के पिगमेंट होते हैं। एक होता है आयोडोप्सिन, एक होता है रोडोप्सिन, और वो जाके विटामिन ए से बनता है। तो इसीलिए जब हमारे बॉडी में विटामिन ए जाएगा तो इससे क्या बनेगा? आई के पिगमेंट्स, और दे हेल्प इन द साइट। तो यहाँ पे आप ये पॉइंट भी थोड़ा नोट करके लिख सकते हैं। देखो विटामिन
विटामिन ए डेफिशिएंसी, विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड्स, जरा क्या लीड करता है ये, आप लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में, बहुत कॉमन है ये पॉइंट। विटामिन ए डेफिशिएंसी लीड कौन सा डिजीज करता है? नाइट ब्लाइंडनेस। वेरी गुड, इट्स डिजीज नाइट ब्लाइंडनेस। In humans, as vitamin A is used for the synthesis of rhodopsin। और बच्चों रोडोप्सिन जो है आई पिगमेंट है, ये आई पिगमेंट that provides night vision। तो इसका मतलब आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं बीटा कैरोटीन, देखो बच्चों बीटा कैरोटीन हमारे बॉडी में आता है, और बीटा कैरोटीन कहाँ में पहुंच जाएगा, कहाँ पहुंच जाएगा? लीवर। और लीवर में जरा बता दो क्या बनेगा इससे? विटामिन ए। विटामिन ए। और ये विटामिन ए जरा किस पिगमेंट के लिए यूज हो जाएगा फिर? आई के पिगमेंट के। और वो आई का पिगमेंट क्या है? रोडोप्सिन है, आइडोप्सिन है, कोनोप्सिन है, एरिथ्रोप्सिन है। तो वो आपको आप जूलॉजी टीचर बता देंगे जब वो आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में आई का स्ट्रक्चर बताएंगे। और ये रिएक्शन को आप भूलना नहीं। आप बताओ क्यों गाजर खाना, अगर आपसे कहेगा कि व्हाई कैरेट इज गुड फॉर आई साइट, तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे आप लोग इसका? लोगों से पूछूं व्हाई कैरेट इज गुड फॉर आई साइट, तो क्या एक्सप्लेनेशन देंगे इसका? सर आई की रोशनी बढ़ाता है। हाँ, क्योंकि आई का पिगमेंट्स बनाता है। और आई क्योंकि बीटा कैरोटीन, गाजर में बीटा कैरोटीन होगा, बीटा कैरोटीन लीवर में जाएगा, बनेगा विटामिन ए, और विटामिन ए यूज होता है आई के पिगमेंट के सिंथेसिस के लिए। और अगर बीटा कैरोटीन आएगा आई साइट अच्छा होगा, अगर वो कमी हो जाएगा आई साइट का क्या होगा, तो वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होगा। तो इसलिए आप देख लेना, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट विटामिन ए का वैक्सीन स्टार्टिंग में ही बच्चों के लिए फ्री देता है। उसको पता है कि जो बच्चा होता है वो खाता पीता तो ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए उसको विटामिन ए का डेफिशिएंसी अगर हो जाएगा आई साइट कमजोर हो जाएगा, और फिर वो विटामिन ए का जो है वो ड्रॉप्स वगैरह देता है फ्री सप्लाई, और ताकि बच्चों को विटामिन का डेफिशिएंसी ना हो जाए। और अगर उनका विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगा तो आई साइट कमजोर हो जाएगा। तो ये था रिगार्डिंग बच्चों इम्पोर्टेंस, सेकेंड वाला इम्पोर्टेंस। और अब आप लोग तीसरा वाला इम्पोर्टेंस लिख देना। जी सर। तो तीसरा लिख लेना, ल्यूटिन। ल्यूटिन इज अ कैरोटीनॉइड Lutein is a carotenoid that is responsible for autumn color of leaf। बच्चों जब ये सीजन आता है, ऑटम का सीजन आता है, तो ऑटम का सीजन में क्या प्लांट का लीफ जो है वो ग्रीन ही रहता है, या वो चेंज होता है, ऑरेंज कलर, ब्राउन कलर, येलोविश होता है ना? यस सर, चेंज। तो यानी कि जो येलो कलर होता है लीफ का, या ऑरेंज कलर होता है ना, और या ब्राउन कलर हो जाता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं। और जब ये जमा होने लगेगा तो धीरे 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 धीरे
ये लीफ का कलर जो है वो चेंज होता रहेगा, येलोइश होगा, ऑरेंज होगा, ब्राउन कलर होगा, धीरे 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 उसी को हम ऑटम कलर ऑफ लीफ कहते हैं। तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है ये था, इसका एक और सिग्निफिकेंस, और नेक्स्ट सिग्निफिकेंस लिखे ना, दे आर द accessory pigments. They are the accessory pigments and makes photosynthesis more efficient. More efficient by absorbing absorbing light of different wavelengths. बच्चों जरा विजिबल लाइट का आप लोग बता दो मुझे, क्या रेंज होता है वेवलेंथ का? विजिबल लाइट का वेवलेंथ का रेंज बता दो आप लोग मुझे, क्या होता है? 400 से कहां तक? यस सर 700। ठीक है। तो लेकिन जो क्लोरोफिल जो है ना, आगे मैं सिखाऊंगा, ये लिखने का जरूरत नहीं है। जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है, क्लोरोफिल ए और जो क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है वो क्लोरोफिल प्लांट का या तो लाइट का एब्जॉर्बेंस करता है 680 वाला, या तो वो 700 वाला करता है। तो दैट मींस क्लोरोफिल जो है वो ज्यादातर या तो कौन लाइट एब्जॉर्ब करता है? रेड लाइट मोस्टली। और अब बता दो बाकी लाइट क्या क्या है? ब्लूइश है ना, और फिर जाके कहीं में येलोइश होगा, कहीं में ऑरेंज होगा, विब गोयर जो आप लोगों ने पता होगा। तो अब बता दो मुझे, ये जो सनलाइट आएगा 400 के बाद में और 700 के आसपास जो है, ज्यादातर ब्लूइश में भी, अभी मैं आगे सिखाऊंगा आपको, ब्लूइश कलर भी क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, लेकिन ज्यादातर वो 700 के आसपास लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। अब लाइट का वेवलेंथ तो बाकी भी है, और दैट मींस वो बाकी वेवलेंथ तो जाया होगा फिर, क्योंकि वो तो क्लोरोफिल ज्यादातर यूज नहीं कर पाएगा। तो लेकिन ये जो कैरोटेनॉइड्स जो हैं ये एक्ट करते हैं एज एन एक्सेसरी पिगमेंट्स, और फोटोसिंथेसिस को और एफिशिएंट बनाएंगे और एब्जॉर्ब करेंगे वो लाइट को जो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जरा अब बता दो मुझे, अगर क्लोरोफिल 700 पे एब्जॉर्ब करेगा तो ये बाकी पिगमेंट्स जो हैं, जैसे उनमें कैरोटेनॉइड है, वो बाकी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेंगे और धीरे 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 उस वेवलेंथ का जो है, जो 400 वाला है, उसका वेवलेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, उसका वेवलेंथ इंक्रीज करते जाएंगे, और उसका वेवलेंथ कहां तक पहुंचाएंगे? 700 तक, ताकि वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब कर पाए। अब बताओ, कैरोटेनॉइड के प्रेजेंस से क्या क्लोरोफिल को नुकसान है या क्लोरोफिल को फायदा है? फायदा है सर। फायदा है। तो कैरोटेनॉइड्स के प्रेजेंस में क्या फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाएगा या फोटोसिंथेसिस का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा? इंक्रीज 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 होगा होता सर। जाएगा। और आगे हमें सीखना है, जब मैं आप लोगों को LHC पढ़ाऊंगा, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, और मैं पढ़ाऊंगा एक्सेसरी पिगमेंट्स और प्लस रिएक्शन सेंटर। तो अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, दे प्रोटेक्ट chlorophyll A from photooxidation. They protect chlorophyll from photooxidation. Photooxidation मतलब क्या हुआ? Oxidation by what? लाइट। Light. And also protects photosynthetic machinery या photosynthetic components या photosynthetic pigments and also protects photosynthetic components from nascent oxygen.
from nascent oxygen by converting it to molecular oxygen. ठीक है सर नेसेंट ऑक्सीजन क्या होता है? अभी मैं सिखाऊंगा आपको, मैं रिएक्शन में बता दूंगा. बाय कन्वर्टिंग इट टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. और फुल स्टॉप करके लिखना 10 दे एक्ट एज shielding pigments या shield pigments. As they shield as they protect photosynthetic machinery. अब देखो मैं आप लोगों को यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन का ये मैंने आप लोगों को बताया था कि कैरेटेनाइड्स जो है वो कुछ अल्टरनेटिव जो है कंजुगेटेड डबल बॉन्ड होगा, इसमें यहाँ पे CH होगा और फिर जाके यहाँ में CH होगा और फिर डबल बॉन्ड होगा और फिर बताया था CH होगा. अब बच्चों यहाँ में एक ऑक्सीजन आया और ये ऑक्सीजन जो है अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होगा तो क्या कहेंगे इस ऑक्सीजन को? नेसेंट ऑक्सीजन. और ये बड़ा हार्मफुल होता है. ठीक है, ये ऑक्सीडेशन करा सकता है अंदर जो क्लोरोफिल वगैरह होगा और नुकसान पहुंचा देगा. और ये हम लोग मानेंगे जरा ये कौन से कंपाउंड है इधर? कैरेटेनाइड्स. और जब ये यहाँ में आएंगे कैरेटेनाइड्स, और कैरेटेनाइड्स क्या करेगा, इनका प्रोटेक्शन करेगा. और ये कैरेटेनाइड्स जो है अपना डबल बॉन्ड को, यहाँ में ऑक्सीडेशन होगा और डबल बॉन्ड टूट जाएगा और ये कुछ ऐसे बनेगा. और अब जो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. और जो ये वाला कार्बन है और ये वाला कार्बन है, ये इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा. और जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और उसके बाद ये वापस अपने फॉर्म में आएंगे और इसको मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देंगे. तो यहाँ में वापस एक तो ये आएगा, जनरेट होगा CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH, और बच्चों प्लस ये यहाँ में इस नेसेंट ऑक्सीजन को अब किस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर दिया? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. तो यहाँ पे आप लिख लेना दिस इज मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. डन? यस सर. जी सर. सो ये था एक सिग्निफिकेंस. एक तो लाइट का फोटो ऑक्सीडेशन नहीं होने, क्योंकि जो वो नीचे वाला वेवलेंथ है 400-500, वो अगर क्लोरोफिल पे डायरेक्टली पड़ता तो क्लोरोफिल का नुकसान पहुंचाते, उसका ऑक्सीडेशन कराते. लेकिन अब वो उसका वेवलेंथ जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा ताकि क्लोरोफिल के पास वही वेवलेंथ पहुंच जाए जिससे उसे नुकसान ना हो जाए, और जो रेड लाइट का वेवलेंथ होगा. तो प्लस विटामिन ए भी बनाते हैं और प्लस एक्सेसरी पिगमेंट्स भी बनाते हैं और प्लस शील्ड भी करते हैं फोटोसिंथेटिक मशीनरी को बाय कन्वर्टिंग द नेसेंट ऑक्सीजन इनटू द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. तो अब आप लोग नेक्स्ट वाला जो है वो लिख लेना. दे हेल्प इन एंटेमोफिली. और एंटेमोफिली बच्चों हो गया पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स. और लिख लेना जूकोरी. अब जब भी जू वर्ड आएगा वो एनिमल से रिलेटेड होगा, तो यहाँ में लिख लेना सीड डिस्पर्सल.
seed dispersal by animals, और जो एनिमल्स होंगे वो बर्ड्स होंगे. They help in entomophily and zoochory by attracting these animals. जो एक प्लांट है और उसको नेचर में फ्लोरिश करना है, तो वो नेचर में चाहता है कि मैं फ्लोरिश हो जाऊं और मेरा पॉपुलेशन फैलता जाए. लेकिन एक प्लांट जो है अब जाके उसके सीड्स निकले तो वहां में कैरोटीनॉइड्स होगा, तो वो कैरोटीनॉइड कलर देगा, तो उस कलर को बर्ड्स बड़ा पसंद करेगा. वो बर्ड आएगा फ्रूट खाने, तो वो फ्रूट खाने के साथ वो क्या लेगा अपने साथ? सीड. और वो सीड जो है अपना वेस्ट के थ्रू वो कहीं पे डालते जाएगा. और जरा बता दो, जहां जहां वो बर्ड डाल रहा है सीड, तो वहां वहां क्या उगेगा? वो वाला प्लांट, है ना. तो इंसेक्ट को कलर अट्रैक्ट करेगा, और इंसेक्ट आया वहां में नेक्टर सिप करने, लेकिन इंसेक्ट के माउथ पार्ट के साथ अटैच हुआ पोलन. और वही इंसेक्ट जब दूसरा फीमेल फ्लावर के पास जाएगा तो वो नेक्टर सक करेगा. जरा बच्चों, उस इंसेक्ट की वजह से अब दूसरा फ्लावर के पास क्या जाएगा? पोलन. और वो क्या करेगा? पॉलिनेशन में हेल्प करेगा. तो इसीलिए कैरोटीनॉइड्स पॉलिनेशन में भी हेल्प करते हैं, और प्लस सीड डिस्पर्सल, बिकॉज ये अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से एनिमल्स अट्रैक्ट हो जाते हैं. ये समझ आ गया? जी Yes, सर. sir. हाँ. Yes, तो sir. ये भी एक फायदा जो है कैरोटीनॉइड्स का. और जब आप लोग पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पढ़ाया जाएगा एंटीमोफिली वगैरह, सारा जो है टाइप ऑफ पॉलिनेशन बताया जाएगा. एंड दिस वाज रिगार्डिंग द व्हाट वी कॉल एज कैरोटीनॉइड्स. तो बच्चों, अब कैरोटीनॉइड्स के बाद में जो है कौन सा नंबर दिया था हमने इसको? बी. तो अब आप लोग सी नंबर लिख लेना है. जरा क्या था तीसरा वाला टाइप ऑफ पिगमेंट्स? फाइकोबिलिन सर. हाँ, फाइकोबिलेंस. और फाइकोबिलेंस जो है वो याद रख लेना, ये जो है ओपन टाइप ऑफ, इनमें टेट्रापाइरोल रिंग होता है. तो इसमें लिख लेना दे कंटेन ओपन टेट्रापाइरोल. They contain open tetrapyrrole and remains associated with proteins. बच्चों, किसके साथ ये एसोसिएट रहेगा? Proteins. प्रोटीन्स के साथ एसोसिएट रहेगा. तो ये जो फाइकोबिलेंस है, वो बैग में होगा. तो ये फाइकोबिलेंस जो है ये सॉल्युबल होता है, लेकिन ये सॉल्युबल होते हैं हॉट वाटर में. तो देखो, दे आर soluble in hot water. जरा किसमें सॉल्युबल होते हैं ये? हॉट वाटर. हॉट वाटर में. ओपन टेट्रापाइरोल मतलब क्या होगा? जरा ये टेट्रापाइरोल बता दो मुझे. जो क्लोरोफिल में था, क्या वो रिंग जैसा बनाया था या वो ओपन था? रिंग जैसा सर. रिंग जैसा. तो लेकिन यहाँ में अब वो बिल्कुल ओपन होगा, ऐसे टेट्रापाइरोल होगा एक, और फिर जाके दूसरा होगा टेट्रापाइरोल, और फिर होगा तीसरा टेट्रापाइरोल, और फिर होगा व्हाट? चौथा. तो इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे, इनको क्या रहते हैं ये? ओपन है. ये कोई इकट्ठे रिंग कंजुगेटेड नहीं बनाते. तो अब जो ये फाइकोबिलिन जो है, ना तो इनमें मैग्नीशियम होता है और ना तो इनमें फाइटोल्टेल होता है. तो लिखो दे हाँ, आएगा इतने में से.
सो लिखो दे लैक मैग्नीशियम एंड फाइटो। दे लैक मैग्नीशियम एंड फाइटो। और अब इसमें क्या कर लेना, आप यहाँ पे लिख लेना टाइप्स ऑफ फाइकोबिलेंस। और बच्चों इनका कलर होगा और देयर कलर। और इसमें आप लोग पहला लिख लेना फाइको एरिथ्रिन या फाइको साइनिन भी लिख सकते हैं। और जब भी साइनिन वर्ड आए तो बच्चों कैसा कलर होगा, ये ब्लू कलर। और जब भी एरिथ्रिन वर्ड आए, और वो हमेशा याद रखना रेड होगा। साइनिन वर्ड मतलब ब्लू, एरिथ्रिन जैसे रेड ब्लड सेल्स को ऑल्सो क्या कहते हैं हम लोग, रेड ब्लड सेल्स को क्या कहते हैं हम लोग ऑल्सो, एरिथ्रोसाइट्स। क्या कहते हैं, एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट्स। तो मतलब रेड रेड होता है, इसीलिए एरिथ्रिन रेड, साइनिन होगा ब्लू। और यहाँ में येलो फाइकोसाइनिन मतलब लाइट ब्लू होता है। क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो ये था बच्चों पिगमेंट्स के बारे में। अब बता दो मुझे जनरली नंबर क्या है पिगमेंट्स का जो इन्वॉल्व होता है। व्हाट वाज द नंबर? 4 4। जरा नंबर क्या क्या था? सर, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ेंथोफाइल एंड कैरोटीन। तो अब बताओ अगर हम लोग टाइप बताएं, इसमें टाइप क्या क्या था? सर टाइप 3 था। टाइप 3 था। क्या था पहला? क्लोरोफिल सर। क्लोरोफिल। सेकंड क्या था? लिपोप्रोटीन। ना कैरोटीनॉइड्स। सेकंड क्या था? कैरोटीनॉइड। और तीसरा क्या है? फाइकोबिलेंस। जरा आप लोग बता दो मुझे कहाँ कहाँ आपको इम्पोर्टेंट याद रखना है कि फाइटोल टेल एब्सेंट होता है। कौन सा क्लोरोफिल में फाइटोल टेल एब्सेंट था? क्लोरोफिल सी। बच्चों ये फाइकोबिलेंस में होता है फाइटोल टेल या नहीं? सर नहीं होता। नहीं होगा। जरा कौन सा कैरोटीनॉइड में ऑक्सीजन होता है और कौन सा कैरोटीनॉइड में ऑक्सीजन नहीं होता है? ज़ेंथोफिल्स में नहीं होता है सर। और हाँ कौन सा सर क्या? ज़ेंथोफिल्स में ऑक्सीजन होता है सर। क्लोरोफिल में होता है सर। कैरोटीन में नहीं होता। वेरी गुड। ज़ेंथोफिल में ऑक्सीजन होता है और कैरोटीन्स में नहीं होता। नहीं होगा। जरा कौन सा कैरोटीन गाजर में प्रेजेंट होता है, कैरेट में प्रेजेंट होता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन। बच्चों हमारा लीवर में कौन सा कैरोटीन से विटामिन ए बन सकता है? बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन से। तो अब उस बीटा कैरोटीन को क्या हम विटामिन ए कहेंगे या बीटा कैरोटीन को हम प्रोविटामिन ए कहेंगे? प्रोविटामिन सर। प्रोविटामिन ए। जब वो आएगा तभी आपको आगे वो बन जाएगा। और जब वो आगे बनेगा तो अब वो जो विटामिन ए है, जरा बच्चों अगर विटामिन ए में CH2OH होगा, क्या इसको रेटिनॉल कहेंगे या रेटिनल कहेंगे? रेटिनॉल। रेटिनॉल। और अगर CH2OH की जगह में CHO हो तो क्या कहेंगे? रेटिनॉल कहेंगे। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट एक NCERT का टॉपिक देखना है। वो धीरे धीरे अब हम लोगों को मैक्सिमम चीजें जो थी बेसिक चीजें फोटोसिंथेसिस का वो कवर अप हो गया। तो अब हम लोग जाएंगे मेन फोटोसिंथेसिस के मैकेनिज्म की तरफ, जहां अब आपको दिमाग लगाना है और जहां से आप लोगों को एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये एक बेस था जो हमें समझना था, और उस बेस के हिसाब से अब हमें उसको एक्सपैंड करना है, और एक्सपैंड करके अभी हम फोटोसिंथेसिस को सीखना है। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में, ये वाला टॉपिक जो है खत्म हो गया, ये पिगमेंट्स वाला।
हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है। तो नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग लिख लेना एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, और यहाँ लिख लेना ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें एनसीईआरटी ने 3 ग्राफ दिए हैं और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन ग्राफ से जो है क्वेश्चन आता ही आता है। तो अब आप इसको ढंग से समझ लेना, अब आपको दिमाग लगाने का जरूरत है। पहले थोड़ा सा लग रहा था रट्टा ज्यादा मारना है, मेमोराइज ज्यादा करना है, लेकिन अब वो जो आप लोगों ने याद रखा, मेमोराइज किया, तो उसका अब यहाँ में इस्तेमाल करना है, उसका यूटिलाइजेशन करना है, एप्लीकेशन ढूंढना है। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूंगा बच्चों, ये जो एक्शन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो देखो इसमें द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, the graphical representation of absorption of different wavelengths of light by different photosynthetic pigments और जो हमें यहाँ में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ज्यादातर लेना है, वो तो हमें एक क्लोरोफिल ए बच्चों, दूसरा क्लोरोफिल बी, और तीसरा हमें यहाँ में कैरोटीनॉइड्स का देखना है। The graphical representation of absorption of different wavelengths of light by different photosynthetic pulp is called as absorption spectra. Is called as absorption spectra. Yeah, is called as absorption and action spectra. और या oblique to this लिख लेना action spectra. Done? Yes sir. तो इसमें आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना TW एंगलमैन या एंजलमैन। और बच्चों ये पैदा हुआ था 1843 में और 1990 में ये मर चुका। TW एंजलमैन describe the first action spectra। एक को हम लोग कहेंगे स्पेक्ट्रम, बहुत सारों को कहेंगे स्पेक्ट्रा ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो मैं आप लोगों को बता दूंगा एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों को याद रखना है कि अगर सपोज मैं आप लोगों को कहूंगा एक लाइट आया, इंसिडेंट लाइट आया, तो बच्चों ये मेरे हाथ में बोतल है और ये बोतल ना ट्रांसपेरेंट है और लाइट ट्रांसपेरेंट है, इससे मतलब लाइट ट्रांसफर हो सकता है। तो अब ये बोतल में पानी है, तो मैं अगर इस बोतल में लाइट डाल दूं और वो लाइट दूसरे साइड से पास होगा। सर किसी का माइक ऑन है, प्रॉब्लम हो रहा है। ये माइक जरा बंद कर लो, किसका माइक ऑन है? तैयार थे ना तुम हमें तैयार थे जाफर खान माइक को बंद कर लो। चलो अब देख लो, यहाँ पे मेरे पास ये बोतल है और इस बोतल ट्रांसपेरेंट है ये,
और इस ट्रांसपेरेंट बोतल में फिलहाल खाली पानी है। मैं अगर इसमें लाइट डाल दूं, इंसिडेंट डाल दूं, लाइट करूं, और वो लाइट बच्चों पास होगा पूरा का पूरा, क्योंकि इस वाटर में कोई ऐसा चीज नहीं है जो उस लाइट को एब्जॉर्ब करे। तो अब अगर मैं इस लाइट में, इस पानी में, जो ये बोतल में, इसको मैं ग्लूकोज डाल दूं इसमें, सपोज ये मेरा यहाँ में मान लेंगे हम 500 ml पानी है, और इस 500 ml पानी में मैंने 5 ग्राम ग्लूकोज डाल दिया। तो अब जाके जब मैं इस ग्लूकोज वाले पानी में मैं लाइट डालूं, और मैंने देखा 100% लाइट डाला था, और देखा कि सपोज 50% लाइट ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन 50% लाइट अंदर ही एब्जॉर्ब हो गया। तो क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि जो ये लाइट आया था इंसिडेंट, और क्यों ये 50% ही ट्रांसमिट हुआ, क्यों नहीं ये बराबर 100% ट्रांसमिट हुआ जब मैंने ग्लूकोज, हाँ क्योंकि वाटर में ग्लूकोज। चलो ग्लूकोज ने उस लाइट को एब्जॉर्ब, जरा ग्लूकोज, कोई बच्चा बताएगा मुझे ग्लूकोज ने उस लाइट को कैसे एब्जॉर्ब किया होगा? अब देखो, लाइट मतलब एनर्जी, और जब वो ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन्स पे पहुंच गया होगा, तो बच्चों वो इलेक्ट्रॉन क्या वो एनर्जी मिलने से अपना ग्राउंड स्टेट में ही रहेगा या एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। तो जब ये लाइट आया, आधा एब्जॉर्ब हुआ, तो ग्लूकोज के इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड स्टेट में चले गए, और ट्रांसमिट लाइट जो है वो खाली 85% आया। तो अब हम लोग पता कर सकते हैं कि ये ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कितना है बाय द हेल्प ऑफ दैट एब्जॉर्प्शन। तो लाइकवाइज जब फोटोसिंथेसिस जो है उसमें लाइट पड़ता है, तो वहां में क्लोरोफिल है, तो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। तो अब वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, वही एक्साइटेड स्टेट से जो वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे 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 बढ़ता रहेगा। या तो क्लोरोफिल जिसने एक्साइट किया उस इलेक्ट्रॉन को, या तो उसी को वापस मिलेगा, या तो उसको वापस नहीं मिलेगा, किसी दूसरे को मिलेगा। और जब ये क्लोरोफिल पे लाइट आ जाता है, वो एब्जॉर्ब करता है लाइट को, वो एक्साइट हो जाता है, और एक्साइट के कारण वो एनर्जी आगे, इलेक्ट्रॉन आगे आगे बढ़ता है, तो उसके इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने से एटीपी बनता है, NADPH बनता है, जैसे आप लोगों ने उधर देखा था रेस्पिरेशन में। जरा बच्चों, रेस्पिरेशन में जब हमने इलेक्ट्रॉन को आगे आगे बढ़ाया, तो एटीपी सिंथेसिस ने क्या बनाया? एटीपी बनाया। तो लाइकवाइज यहाँ में भी जब वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा तो एटीपी बनता जाएगा, और प्लस किसी स्टेप में NADPH बनेगा, क्योंकि वो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो NADPH होता है। यहाँ में जो उधर में होता था ऑक्सीजन, और यहाँ में होता है NADPH पॉजिटिव, और वो NADP पॉजिटिव कन्वर्ट होता है NADPH में। अब समझ गए ना? तो अब देखा हमने कि लाइट पड़ रहा है, तो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट का जो है एक्साइटेशन हो रहा है, और क्योंकि वो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब हम लोग वो कितना लाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, कितना फोटोसिंथेसिस शो कर रहे हैं, उसको हमने ग्राफिकली बताया है। जरा बच्चों, क्या होगा उस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का नाम, जब हम लोग वो लाइट का एब्जॉर्बन उसमें कैसे एक्शन होता है, तो उसका नाम क्या दिया हम लोगों ने? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, या क्या कहेंगे, एक्शन स्पेक्ट्रम। अब बता दो, पहला वाला एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम या पहला वाला एक्शन स्पेक्ट्रम किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया? TW एंगलमैन। तो अब हमने देखना है कि इन TW एंगलमैन ने जो है कैसे ये एक्सपेरिमेंट कैरी करा, और कैसे ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हम तक पहुंचा दिया। अब देख लो, इसमें आप लोग लिख लेना, कंटिन्यू करने हैं। he splitted the sunlight, और या ब्रैकेट में लिख लेना व्हाइट लाइट, into its spectral components। और बच्चों, वो स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स जो हैं, हम लोग जरा क्या क्या बताया था, हम लोग कंपोनेंट्स होते हैं लाइट के, व्हाइट लाइट के,
अब रेनबो बनता है ना, जरा रेनबो के समय क्या हमें लाइट का एक ही वही व्हाइट लाइट दिखता है या हमें डिफरेंट कलर्स दिखते हैं? डिफरेंट कलर। डिफरेंट कलर। तो अब इसने अगर व्हाइट लाइट को स्प्लिट करा तो किसके हेल्प से? सो ही स्प्लिटेड द सनलाइट या व्हाइट लाइट इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट्स बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ प्रिज्म एंड इल्यूमिनेटेड का मतलब क्या होता है? लाइट का एक्सपोजर। एंड illuminated क्लैडोफोरा। और बच्चों क्लैडोफोरा मतलब एक ग्रीन एल्गी है। क्लैडोफोरा यानी कि ग्रीन एल्गी and illuminated cladophora by this light in a suspension of aerobic bacteria. एरोबिक बैक्टीरिया। तो अब आप कहेंगे सर क्यों यूज किया क्लैडोफोरा का? जरा क्लैडोफोरा को यूज क्यों किया, किस लिए? ताकि ये क्या शो करे? फोटोसिंथेसिस, है ना। और एरोबिक बैक्टीरिया को इसीलिए यूज करा ताकि वो डिटेक्ट करें क्या ऑक्सीजन इवॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्लैडोफोरा was used for the process of photosynthesis and aerobic bacteria was used to detect the sites of oxygen evolution। और साइड एवोल्यूशन मतलब यहाँ पे क्या मतलब रखता है? इवॉल्व होना, रिलीज होना। क्लियर? यस सर। तो फिलहाल कौन सा एल्गी अब इसने यहाँ पे यूज करा फोटोसिंथेसिस शो करने के लिए? क्लेडोफोरा। क्लैडोफोरा। क्या फोटोसिंथेसिस के समय ऑक्सीजन इवॉल्व होता है या नहीं होता है? तो वो ऑक्सीजन चेक करना क्या इवॉल्व हुआ या नहीं हुआ, कौन सा बैक्टीरिया यूज किया? एरोबिक बैक्टीरिया। तो अब देखो बच्चों यहाँ पे हम लोग का अब हमें कैसे ये एक्सपेरिमेंट कैरी करना है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कैरी करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सपोज एक लाइट लेंगे, सनलाइट लेंगे और हम लोगों ने यहाँ पे सपोज देखा कि ये सनलाइट है। ठीक है, और इस सनलाइट को हमने पास कराया प्रिज्म से। तो ये मैं यहाँ पे लिखूंगा कि दिस इज द व्हाइट लाइट। और बच्चों ये हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जरा क्या है, ये प्रिज्म है। तो अब ये प्रिज्म जो है ये अब इस लाइट को जो है स्कैटर करवा देगा। तो जब हम लोग देखेंगे तो ये लाइट जो है अब फैलता जाएगा।
तो अब जब हमने देखा कि ये जो लाइट है ये अपने इंडिविजुअल कंपोनेंट्स में जो है ये ब्रेक हुआ होगा, तो हम लोग ऐसे मानेंगे कि चलो मैं इधर में ये लाइट है और बच्चों ये लाइट जो है अपने अपने कंपोनेंट्स में ब्रेक हुआ। जरा वेबगायर का जो कलर है वो सबसे स्टार्ट हम किससे स्टार्ट करेंगे? ब्लू से, है ना? तो अब बता दो मुझे यहाँ में हम कौन सा कलर दिखाएंगे अब? ब्लू। ब्लू कलर, है ना? और धीरे धीरे कलर चेंज होता जाएगा तो फिर हम लोग थोड़ा सा ग्रीनिश कलर लगाएंगे। थोड़ा यहाँ बीच में और कलर होगा इंडिगो वगैरह, तो यहाँ में हम लोग ग्रीनिश कलर दिखाएंगे। और बच्चों फिर हम बीच में कहीं पे येलोइश कलर दिखाएंगे। आप लोग सारे कलर बना सकते हैं जो भी वेबगायर में इंक्लूडेड है। तो अब हम लोग यहाँ में बीच में हल्का सा येलोइश कलर दिखाएंगे। और जो फाइनल जो कलर होगा वो कौन सा कलर मिलेगा हमें? रेड। रेड कलर। रेडिश कलर मिलेगा। डन। तो अब हमने ये एक सस्पेंशन रखा और उसमें तो क्लैडोफोरा ही होगा और प्लस उसमें एरोबिक बैक्टीरिया रखा। तो बच्चों यहाँ पे हम मानेंगे कि ये यहाँ में क्लैडोफोरा है। और सपोज ये क्लैडोफोरा का सेल है। होंगे तो काफी सारे सेल्स, फिलहाल हम यहाँ पे शो करेंगे। और बच्चों ये इनका क्लोरोप्लास्ट है। और यहाँ मान लेंगे कि इनका क्लोरोप्लास्ट में वो ग्राना वगैरह रहेगा। अब देख लो यहाँ पे कहते हैं कि जब फोटोसिंथेसिस है, जो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो है वो अपना जो ज्यादातर फोटोसिंथेसिस को शो करते हैं वो इस ब्लूइश वाले वेवलेंथ में और इस रेडिश वाले वेवलेंथ में शो करते हैं। तो जरा बच्चों आप लोग बता दो, आप लोग मुझे अब कौन सा, अगर मैं आप लोगों को कहूंगा ब्लू लाइट और रेड लाइट के जगह में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है, जरा कहाँ में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन इवॉल्व होगा? अगर मैं आप लोगों से कहूंगा कि फोटोसिंथेसिस ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ वाला लाइट पे सबसे ज्यादा होता है, तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि ऑक्सीजन कहाँ पे सबसे ज्यादा इवॉल्व होगा? सर ब्लू एंड रेड सर। ब्लू एंड रेड। तो ये अब बताओ मुझे, जहाँ ऑक्सीजन इवॉल्व होगा क्या वहां बैक्टीरिया ज्यादा जमा होगा, या जहां में ऑक्सीजन जो है कम निकल रहा है वहां ये बैक्टीरिया जमा होगा? जहाँ ब्लू एंड रेड होगा वहाँ ज्यादा। तो यहाँ में हम लोग कहेंगे कि ये एरोबिक बैक्टीरिया है और ये एरोबिक बैक्टीरिया जो है यहाँ में जमा होते जाए और यहाँ में उनका कमी होगा क्योंकि ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस यहाँ पे बहुत ही कम हो रहा है। और जो ही ये रेड लाइट आ रहा है और इसमें दोबारा से जो है एरोबिक बैक्टीरिया वो ज्यादा जमा हो रहे हैं।
क्लियर? यस सर। हाँ, तो अब बता दो मुझे ये वाला सेल क्या है इधर? क्लोरोप्लास्ट। ये वाला क्लेडोफोरा, और ये वाला क्लेडोफोरा का क्या है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। और बच्चों ये कौन से बैक्टीरिया है इधर? एरोबिक एरोबिक बैक्टीरिया। और ये वाला जरा बता दो कौन से बैक्टीरिया है? एरोबिक बैक्टीरिया। और ये वाला लाइट कौन सा है? लाइट, रेड लाइट। रेड लाइट, तो बच्चों ये वाला कौन सा है? ब्लू लाइट, ब्लू लाइट। अब बताओ फोटोसिंथेसिस कहाँ में ज्यादा होता है? कौन सा वेवलेंथ पे? कौन सा वेवलेंथ पे फोटोसिंथेसिस ज्यादा होता है? ब्लू एंड रेड। ब्लू एंड रेड। तो अब आप लोग यहाँ पे अगर स्केल डालेंगे तो ये स्केल हम लोग ऐसे यहाँ पे मेजर करेंगे, और यहाँ में मैं एक स्केल लूंगा, और इस स्केल में अब हम लोग यहाँ पे सपोज कहेंगे ये 400 वाला है लाइट, और यहाँ पे जाके थोड़ा सा 500 करेंगे, और 500 के जो येलोइश वाला पार्ट जो है वहां में थोड़ा 600 लिखेंगे, और जो ये रेड वाला होगा वो क्या होगा? 700 होगा। 100, तो यहाँ में हम लोग लिखेंगे 400, और यहाँ में क्या लिखेंगे? 500, और यहाँ में क्या लिखेंगे? 600, और बच्चों यहाँ में क्या लिखेंगे? 700। तो अब हमने पता चल रहा है कि जो ये ब्लू लाइट है 400 से आसपास, 400 450, और ये 700 650 700 वगैरह, तो वहां पे लाइट जो वेवलेंथ जो है वो वाला वेवलेंथ ज्यादा यूज हो रहा है, तो इसीलिए फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है, और फोटोसिंथेसिस ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन इवोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। तो इस वेवलेंथ में तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप मोर O2 इवोल्यूशन, और बच्चों यहाँ पे भी लिख लेना मोर मोर O2 evolution. By what? By what? क्लेडोफोरा क्लेडोफोरा। के ऊपर वाला, और तभी जाके वो बैक्टीरिया आ रहा है ऑक्सीजन को यूज कर रहा है। तो अब इससे बाद में अब बता दो क्या होगा इसका दो कंक्लूजन इस एक्सपेरिमेंट का। अगर ऑब्जर्व आप लोगों से पूछा जाए नाउ व्हाट दिस एंजलमैन ऑब्जर्व्ड, कहाँ में फोटो ब्लू लाइट एंड रेड लाइट में फोटोसिंथेसिस होगा ज्यादा, बड़ा ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो, और प्लस वो कहता है कि जो ये ज्यादातर ये एब्जॉर्ब होता है, और ये होगा क्लोरोफिल ए की वजह से और क्लोरोफिल बी की वजह से। तो अब आप लोग लास्ट वाला पॉइंट 2 लिखाऊंगा, उसके बाद मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। और लिख लेना ऑब्जर्वेशंस, और ऑब्जर्वेशन में आप लोग लिख लेना पहला ऑब्जर्वेशन, बैक्टीरिया accumulated mainly in the region of blue and red light of the split spectrum. और ये जो लाइट, ब्लू लाइट और रेड लाइट जो कैच हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है, वो ये ज्यादातर क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी की वजह से हो रहा है। सो इसमें लिखना नेक्स्ट, इट रिजेंबल्स roughly the absorption spectrum of spectra of chlorophyll A and chlorophyll B. अब
आप लोगों को मुझे नेक्स्ट 3 ग्राफ दिखाने हैं और उन 3 ग्राफ में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी देखेंगे कौन किस वेवलेंथ पे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है और कौन किस वेवलेंथ पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करेगा। तो अब हमें वो एनसीईआरटी की 3 ग्राफ पेंडिंग है और जो हम इससे हम कंक्लूड करेंगे। इज दिस क्लियर? ओके सर। Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? सर चलो आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। टेक केयर। इसको Sir. रिवाइज करते रहना। थैंक यू जितना सर। रिवाइज करोगे उतना कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा और फिर मुझे उतना अच्छा लगेगा पढ़ाने में अगर आप रेस्पॉन्स अच्छा देंगे। चलो आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ। बाय बाय। थैंक यू सर। जो नमाज पढ़ता है वो मेरे लिए दुआ करेगा। थैंक यू सर। ठीक है।